ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है, एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, उत्सर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, बेस्ट प्रोडक्ट अनयूज मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोग सांस ले सकते हैं वो सभी अपनी बॉडी से, ठीक है, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ व्यर्थ पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, NH2, CO, NH2, इसको बोलते हैं, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर है अमोनिया NH3। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अमोनिया प्रोडक्ट बनाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट, यदि वो सांस लेगा उसके अंदर प्रोटीन होगा तो। ठीक है, तो अमोनिया बना। अब दोस्तों क्या होता है, जो अमोनिया होता है बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल पानी के अंदर रहेंगे वो सभी एक्सक्रीशन के रूप में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालेंगे, अमोनिया। क्या निकालेंगे, अमोनिया। तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिक एनिमल। क्या बोलेंगे, अमीनोटेलिक एनिमल। मतलब ऐसे एनिमल जो बहुत ज्यादा पानी में नहते हैं, मतलब समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, तालाब के अंदर रहेंगे, उस सबको बोलेंगे अमीनोटेलिक एनिमल। मतलब अब उसके अंदर कोई भी मछली, मेंढक, सांप जो भी है जो पानी के अंदर है वो सभी क्या निकालेगा, अमोनिया। कौन सा कहलाएगा, अमीनोटेलिक एनिमल। अब अमोनिया क्यों निकालेगा, क्योंकि भाई अमोनिया को निकालने की बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और अमीनोटेलिक एनिमल पानी के अंदर ही रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अमीनोटेलिक। दूसरा होता है भाई यूरियोटेलिक एनिमल। कौन सा, यूरियोटेलिक एनिमल, जो यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब सर अमोनिया यूरिया क्या होता है दोस्तों, अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए इसे निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद जो यूरिया होता है, यूरिया होता है, उसको निकालने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, पर पानी की आवश्यकता तो होती है। ठीक है, इसलिए ये अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है। ठीक है, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है। ठीक है, अब अमोनिया से कम टॉक्सिक, कम जहरीला होने के कारण इसको निकालने के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है, कम जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर फिर कौन निकालते हैं। तो ऐसे एनिमल जो ना कम पानी का यूज करते हैं, ना ज्यादा पानी का यूज करते हैं, तो ऐसे एनिमल को क्या कहलाएंगे हम लोग, यूरियोटेलिक एनिमल। क्या कहलाएंगे, यूरियोटेलिक एनिमल। ठीक है, तो क्या निकालेंगे अपनी बॉडी से, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, यूरियोटेलिक एनिमल। जैसे ह्यूमन बींग, हम लोगों को जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना हम ले लेते हैं, और हम ऐसा तो नहीं कि पानी के अंदर पड़े रहते हैं पूरे टाइम, तो हम लोग क्या निकालेंगे, यूरिया। तो हम कौन सा कहलाएंगे, यूरियोटेलिक एनिमल, मतलब अमोनिया कन्वर्ट हुआ यूरिया में। अब थर्ड कैटेगरी में ऐसे एनिमल्स आते हैं, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड, कौन से, यूरिक एसिड। अब ऐसे एनिमल जो बहुत कम पानी का यूज करते हैं, जीवन काल में एक आध बार पानी का यूज करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को कह देंगे हम लोग क्या, यूरिकोटेलिक एनिमल। क्या बोल देंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल। क्या कह देंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल। ठीक है, अब यूरिकोटेलिक एनिमल कौन कौन सा, आपने बर्ड, पक्षी देखेंगे, पक्षी बहुत कम पानी पीते हैं, इसलिए इनका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, वो जमीन के ऊपर भज विधि से गिरता है। ठीक है, ए सच विद भज, है ना, मतलब ऐसा आप पेड़ के नीचे खड़े हुए होंगे कभी तो देखा होगा आपने, तो वो क्या होता है उसका बेस्ट प्रोडक्ट। पानी में रहने वाले का निकालेंगे, अमोनिया, सॉरी अमीनोटेलिक एनिमल अमोनिया। जमीन पर रहने वाले जो कम न ज्यादा, जो न कम पानी पियेंगे न ज्यादा पानी पियेंगे, तो वो क्या निकालेंगे, यूरिया। तो इसे याद कर सकते हो, न कम न ज्यादा, यूरिया का वादा। और जो बहुत कम पानी पियेंगे, यूरिक एसिड। अब कोई भी क्वेश्चन जाए, किसी भी एनिमल का नाम आ जाए, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जमीन पे रहेंगे, नॉर्मल पानी पियेंगे, यूरिया निकालेंगे, बहुत कम पानी पियेंगे, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड निकालेंगे। ठीक है, हो गया तीनों चीजें। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब एनिमल्स के एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी में देख सकते हो, पूरे एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं यहाँ पे। हर एक एनिमल में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिलिडा। एनिलिडा मतलब जिसके अंदर केचुआ आता है। केचुए के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं क्या, मेलपिजियन नलिका, मेलपिजियन ट्यूब्यूल। ठीक है, केचुए के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं
मेल्पीवी ट्यूब्यूल या मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। जो ऑस्मो रेगुलेशन जो वर्ड है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण नियमन, मतलब हमारे शरीर में पानी का संतुलन को बनाए रखना, इसको बोलते हैं परासरण नियमन, ठीक है। दूसरा होता है ग्रीन ग्लैंड, जो होती है वो होती है आर्थ्रोपोडा संघ के एनिमल्स में, जैसे कि प्रॉन मतलब झींगा, इनके अंदर होती है ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। इसी प्रकार ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होती है भाई, ह्यूमन बीइंग के अंदर आप देखोगे ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 जोड़ी किडनी होती है, ठीक है। किडनी की ये देखो आप, किडनी का मेजरमेंट दिया हुआ है पूरा, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं आता, बस का वेट याद रखना, 120 से 170 ग्राम होता है एक किडनी। प्रत्येक मनुष्य में 2 किडनियां पाई जाती है, ठीक है। 2 किडनियां आपस में कनेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के बीच में पाइप होता है, इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद किडनी, हर एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों किडनी के अंदर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या होते हैं भाई, किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, मतलब किडनी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, नेफ्रॉन का डायग्राम बोर्ड पे बना हुआ है, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल होता है, यहाँ से जो लीवर के अंदर अमोनिया से यूरिया बना, ये यूरिया पूरा इस पाइप में आता है, एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे एक छन्नी लगी होती है, छन्नी का नाम होता है बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस छन्नी का काम करता है, छनता है। छनने के बाद इस पाइप के साथ प्योर ब्लड तो आगे चले जाता है, और इसके अंदर जो यूरिया, ठीक है, कि यूरिया कुछ मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का मिक्सचर यहाँ पे छन के इधर आ जाता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, पीसीटी। इसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, इस पाइप का नाम है, ये जो ग्रीन पाइप है इस पाइप का नाम है पीसीटी, ये पीसीटी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी इसकी मेम्ब्रेन रीअब्जॉर्प्शन करती है, मतलब इसकी मेम्ब्रेन से भी वाटर मिनरल इसकी मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद आगे जाता है, लगभग यहाँ पर जो ब्लड आया था जिसके साथ यूरिया था, तो 80% ब्लड तो निकल गया आगे, जो 20% जो यूरिया, वाटर और सोडियम पोटेशियम बचा, ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा, इस पीसीटी में। पीसीटी की मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, तो पीसीटी की मेम्ब्रेन भी वाटर के मॉलिक्यूल लगभग 70% वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ठीक है, बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्ब कर लेगी कौन, पीसीटी की मेम्ब्रेन, अवशोषित कर लिया। अब अवशोषण के बाद जो कितना 30% जो बचा होगा सोडियम, पोटेशियम, वाटर का मॉलिक्यूल, वो आगे जाता है इस पाइप, इसको बोलते हैं हेनले लूप। हेनले लूप पे 2 पार्ट है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग पार्ट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और असेंडिंग पार्ट के अंदर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 30% में से 25% चीजों का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हेनले लूप पर हो जाता है। अब फिर ये पाइप ऊपर गया, आगे इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर जो 5% जो बचा है, उसमें से लगभग 4% वाटर और मिनरल का अवशोषण फिर से हमारे नेफ्रॉन के अंदर हो जाता है, और सिर्फ 1% वाटर, ठीक है, क्या है, ध्यान सुनिएगा, 1% वाटर और उसके साथ क्या है, यूरिया। यूरिया ये कहा यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब देखो हमारा कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, नेफ्रॉन ने 99.9% वाटर का फिर से एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि हमारी बॉडी में वाटर की कमी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो। इसलिए नेफ्रॉन को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, परासरण नियमन संरचना, या फिर किडनी को बोल दिया जाता है परासरण नियमन स्ट्रक्चर, या क्या बोला मैंने इसको, ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब हुआ पीसीटी के बाद, पीसीटी डीसीटी हेनले लूप, वापिस जो एब्जॉर्ब मटेरियल वो इस ब्लड के अंदर डाल देती है, ठीक है, और फिर से हमारे ब्लड के अंदर वाटर मिनरल की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि भाई नेफ्रॉन के अंदर सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो पीसीटी पर, ठीक है, कहां पर होता है, पीसीटी पर, याद रहेगा, ठीक है। और बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, छोटा स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल लाइक, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल होती है, जो नलिका होती है, उसको क्या बोलते हैं,
मेलपिजियन टिब्यूल या मेलपिजियन कैप्सूल, जो वुमन कैप्सूल का कैप्सूल है, इसको बोलते हैं मेलपिजियन कैप्सूल। ठीक है, बस नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिएगा, हमारे जो शरीर में एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड ईच किडनी पर मिनट, मतलब एक किडनी से लगभग 1100 से 1200 लीटर जो ब्लड होता है वो पर मिनट फिल्टर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो कितना होता है, 1/5 ऑफ हार्ट जैसा फॉर्म करता है उसका 1/5 होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इजी पोर्शन है ये। उसके बाद और दूसरा है, ध्यान रखिएगा, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस मतलब जो हमने छन्नी लाइक स्ट्रक्चर बताया था ना, उससे 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होगा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR जो होता है 125 ml पर मिनट। कितना होता है, 125 ml पर मिनट। या पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जो मैंने आप बताया था 70% 80% में पूरा आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये चार्ट। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो जो हेनले लूप का पूरा फंक्शन है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो इस टाइप से एब्जॉर्ब करता है। ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना है आपको, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन होती है, जब किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है तो उस किडनी उसकी बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन काफी बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाता है, और ब्लड के अंदर यदि यूरिया बढ़ जाएगा तो व्यक्ति की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो उस चीज को रोकने के लिए उसकी बॉडी से ब्लड को एक मशीन में ट्रांसफर किया जाता है, उस मशीन के अंदर यूरिया को अलग किया जाता है, ब्लड को अलग किया जाता है, और प्योर ब्लड को वापस बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, अब इसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, और प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड, डायलिसिस मतलब फिल्टर करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के अंदर से भी आपको इससे ज्यादा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। यूरिया के अलावा और कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं? भाई जो पसीना होता है, स्वेट ग्लैंड से पसीना होता है, यहाँ पे इसके अंदर भी कुछ क्वांटिटी में यूरिया होता है, ये भी एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। लैक्रिमल ग्लैंड से जो आंसू निकल रहा है वो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। कान के अंदर वेक्स ग्लैंड है, वेक्स से जो वेक्स निकल रहा है वो भी एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये इतने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा एक्सक्रीशन भी कंप्लीट होगा। इसके अलावा एनसीईआरटी से कोई दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद।